तो हमारे प्यारे गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, उनको नमन करते हुए हम आज की क्लास शुरू करेंगे। पहले हम पिछली क्लासेस में जो हमने रेफर्ड पेन के बारे में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। फिर हम जो है आगे जो भी पॉइंट्स बच गए थे उनको हम क्लियर करेंगे। सो पिछली क्लास में हमने एक्यूट एब्डोमिनल पेन के बारे में देखा था कि जैसे पेशेंट पेन को लेकर आता है तो वह पेन किस लोकेशन पर है। तो उस लोकेशन को जानकर उसके कारण को जानकर हम ये पता लगाते हैं कि क्या कंडीशन हो सकती है और फिर जो है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सो हमने ये पिछली क्लास में देखे थे, आपके सामने स्क्रीन शेयर है। सो हमने पेन, तीन तरह के पेन देखे थे। एक तो विसरेल पेन यानी कि जो पेट है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, उनमें अगर दर्द है, पेट के अंदर टेंडरनेस है, वो सारी चीज़ें विसरल पेन इसको बोला जाता है। तो ये मोस्टली स्टमक, लीवर, जैसे ऊपरी अगर पेट में होता है नाभि के ऊपर तो वह स्टमक एंड लीवर से रिलेटेड हो सकता है। नाभि के आसपास स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स की लोकेशन हमने देखी थी, और नीचे अगर पेट में दर्द है तो कॉलन या यूरिनरी ऑर्गन से रिलेटेड। तो पहला था विसरल पेन, दूसरा है सोमेटिक पेन जिसमें कि पेरिटोनियम के दर्द को देखा गया था, और तीसरा जो महत्वपूर्ण पेन था जो कोई रेफर्ड पेन था जिसके बारे में हमने देखा था कि प्रॉब्लम कहीं और होती है और उसका रेफर्ड पेन कहीं और होता है। तो उसमें हमने देखा था कंधे में दर्द जो कि डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन की वजह से, पीठ में दर्द, किडनी प्रॉब्लम, और गॉल ब्लैडर का जो दर्द है वह राइट शोल्डर की तरफ आता है। फिर हमने जो है इनको डिटेल में समझा था। ट्रिपल ए एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म के बारे में देखा था जिसमें अयोटा बस्ट हो जाती है तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो पेशेंट जो है शॉक में चला जाता है। फिर गार्डिंग, जैसे सडनली पेट को जो है टाइट कर लेना, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं पेट की, तो उसके बारे में देखा था। उसमें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, एक तो मरीज डर की वजह से खुद पेट को सख्त कर ले या फिर जो है इनवॉलेंट्री हो जाए। तो गार्डिंग रिजिडिटी मतलब जो है कड़कपन। फिर उसके बाद रेफरल पेन के हमने थोड़ा डिटेल्स में और चीज़ें देखी थी। जैसे अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक से संबंधित है, तो ये आपके लेफ्ट हैंड में, कंधे में, जॉ के पास और गर्दन में पेन हो सकता है, और मोस्टली ये जो हमारी सबसे छोटी फिंगर है उसमें नमनेस आनी शुरू हो जाती है। ये रेफरल पेन है। हार्ट अटैक हो रहा है दिल में लेकिन उसका असर जा रहा है हमारे
लेफ्ट हैंड में, कंधे में, हमारे जॉ में और गर्दन में। गॉल ब्लैडर का जो पेन है वो, या गॉल स्टोन है, कोलसिस्टाइटिस है, तो यह राइट शोल्डर एंड राइट स्कैपुला, जो हमारी कंधे की हड्डी है पीछे, जो इस शेप में रहती है, वहां पर दर्द इसका आता है। डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन में कंधों में दर्द आता है मोस्टली। और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर में भी कंधों में दर्द आ सकता है। फिर किडनी या यूरेटर में कभी किडनी स्टोन हो जाए या यूरेटर में आगे फंस जाए, तो यह पेन जो है ग्रोइन में और जेनिटल एरिया में मालूम हो सकता है। दूसरा, जेनिटल एरिया में दर्द जो है टेस्टिस में इंजरी लगने से भी आ सकता है। फिर पेनक्रियास का जो दर्द है, पेनक्रियाटाइटिस, तो इसका पेन जो है पीछे T8 के आसपास रेफर हो जाता है। अपेंडिक्स का जो दर्द है, राइट साइड जो राइट ओवरी का दर्द है, वहां पर ये अपेंडिक्स का दर्द रेफरल पेन नीचे आता है, जिसको राइट इलियक रीजन बोला जाता है। तो ये विस्सेरल पेन से सोमेटिक पेन में शिफ्ट हो जाता है, यानी पहले अंदर होता है, फिर छूने पर भी दर्द होने लगता है, ऐसा रहता है। लंग्स में अगर प्रॉब्लम होती है, तो अगर लोअर लोब निमोनिया है तो पेट दर्द हो सकता है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो बच्चों को क्लियरली नहीं होता है। फिर टेस्टिस या ओवरी का अगर पेन है, तो लोअर एब्डोमेन में, जहां हमारा लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, WD के एरिया, वहां पर ये दर्द होते हैं। ये सब क्या है, रेफर पेन है। टेस्टिकुलर टॉर्सन या ओवेरियन पैथोलॉजी। स्पाइन प्रॉब्लम में नर्व कंप्रेशन, अगर नर्व कंप्रेशन आपकी T8, T6 या T12 या T11 या T10 के आसपास होगा, तो उसके सामने जो छाती में या पेट में जहाँ भी वो नर्व्स जा रही हैं, वहाँ पर होगा। मैंने एक फ़ोटो शेयर की थी आपको, शायद ग्रुप में याद होगा, जिसमें हमने ये बताया था कि कौन सी नर्व का दर्द कहाँ पर आपको आएगा। इसके बारे में शायद ये क्लियर होगा। हाँ, ये हमने डर्मेटोम, जो कि टेवर बुक में दिया गया है, उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको T2 का दर्द है, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगा, निपल्स के ऊपर वाले रीजन में देखने को मिलेगा। T4 उसके नीचे, फिर T5 का और नीचे। इस तरीके से आप जैसे ये देख सकते हो डर्मेटोम, जो हमने आपको क्लास में इसमें ग्रुप में न्यूरोथेरेपी एजुकेशन ग्रुप जो है उसमें बताया था। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो है ये पेन रेफर होता है स्पाइन के तौर पे। अगर ईसोफेगस का पेन है, तो ईसोफेजियल स्पाज्म, अगर ईसोफेजियल स्पाज्म हो जाए, वो टाइट हो जाए या अकड़ जाए, तो ऐसा लगेगा कि चेस्ट पेन हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन वो हार्ट अटैक कभी, इसीलिए ये जो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए रिपोर्ट्स, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कराई जाती कि ईसोफेगल स्पाज्म है या वाकई जो है आपका हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगर हमको ईसोफेजियल स्पाज्म देखना हो, तो हमें क्या टेस्ट करना है, जरा मुझे आप चैट में लिखकर बताइए कि क्या टेस्ट हमको करना चाहिए। सभी लोग लिख के बताएं। फिर हमने शोल्डर पेन के और भी कॉज देखे थे, तो उसमें गॉल ब्लैडर है, डायफ्राम, लीवर, इसमें भी देखने को मिलता है। बैक पेन में पेनक्रियाटाइटिस, एब्डोमिनल आयोटिक एनोरिज्म, किडनी स्टोन वगैरह, ये सब आ जाते हैं। ग्रोइन में रीनल स्टोन, यूरेट्रिक कोलिक, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो वन लाइन डिवीजन: हार्ट लेफ्ट आर्म, गॉल ब्लैडर राइट शोल्डर, किडनी, ग्रोइन, पेनक्रियास बैक और अपेंडिक्स, अम्बलिकस एंड राइट इलियक रीजन इसमें आता है। तो ये हमारी पिछली क्लास का रिवीजन है। अब हम जो है क्लास 83, जिसमें जो बचे हुए रेफरल पॉइंट थे, उनको हम क्लियर करेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? और मुझे बताइए, इसोफेजियल स्पाज्म अगर है तो कौन से टेस्ट से आप पता लगाएंगे, और हार्ट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, मोस्टली प्राइमरी टेस्ट, वो आप मुझे चैट में लिखकर बताइएगा। फिर हम क्लास में आगे बढ़ेंगे।
एंडोस्कोपी, वेरी गुड। इसोफेजियल स्पाज्म के लिए एंडोस्कोपी सही है। एंड हार्ट के लिए? हार्ट के लिए ईसीजी, इसोफेगस के लिए एंडोस्कोपी, वेरी गुड। हार्ट के लिए एक और टेस्ट हो सकता है जो बहुत एक्यूरेट चीज़ों को बताता है, याद है सभी को? कई बार हम इसकी रिपोर्ट्स भी मेजर करते हैं, देखते हैं पेशेंट को अगर हार्ट से रिलेटेड जिसमें आप इजेक्शन फ्रैक्शन भी देख सकते हैं, यानी हार्ट की पंपिंग किस तरह से, उसका काम करने का जो क्षमता है वो किस तरीके से है। 2D इको, वेरी गुड। 2D इको, है ना? तो 2D इको किया जाता है जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन देखा जाता है, वेरी गुड। चलिए। तो क्लास 83 जिसमें हम देखेंगे रेफर्ड पेन एंड एक्यूट मेजेंट्रिक इस्कीमिया। मेजेंट्रिक आर्टरी जो होती है ये हमारी आयोटा से निकलती है और हमारी इंटेस्टाइन या एब्डोमिनल एरिया में जो है ब्लड सप्लाई का ये काम करती है। तो उसमें इस्कीमिया के बारे में देखा जाएगा, उसके पहले हम रेफर्ड पेन के बारे में हम देखेंगे, फिर बाद में हम आगे इसमें जाएंगे। सो मोर रेफर्ड पेन एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो लंग्स एंड प्लूरा। सो हमने पिछली क्लास के बारे में देखा था जिसमें बताया गया था कि अगर न्यूमोनिया हो लोअर लंग्स में तो पेट में दर्द हो सकता है। सो अगर न्यूमोनिया एंड प्लूराइटिस, यानी जो लंग्स के ऊपर एक लेयर होती है इसको प्लूरा बोला जाता है, और उसमें इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी कारण से अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है दैट इज कॉल्ड प्लूराइटिस। सो निमोनिया हो या प्लूराइटिस हो तो इसका प्रॉब्लम लंग्स में है, लेकिन इसका रेफर्ड पेन कहाँ आएगा? आपके लोअर, आपके ये पेट दर्द में आएगा, ठीक है? तो लोअर चेस्ट इन्फेक्शन है तो पेट दर्द होगा, और अपर लंग्स में है तो शोल्डर पेन होगा, ठीक है? तो अपर लंग्स को उकसाने के लिए न्यूरोथेरेपी में एक पॉइंट है जिसको लंग प्लस शोल्डर पॉइंट बोला जाता है। तो लोअर चेस्ट इन्फेक्शन है, निमोनिया लोअर चेस्ट में हो गया, लोअर लंग्स में हो गया है। तो इसमें तीन लोब होते हैं लंग्स में, लोअर, आपका मिडिल वाला और एक अपर वाला, तो तीन ये लोब होते हैं। तो अगर लोअर लोब में या लोअर चेस्ट इन्फेक्शन होगा तो पेट दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, और अपर लंग्स में है तो ये शोल्डर में ये पेन रेफर हो सकता है। तो पेशेंट आपके पास शोल्डर पेन की कंडीशन लेके आता है और बोलता है कि मुझे शोल्डर में पेन हो रहा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट जाता है कि सर्वाइकल हो सकता है, इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता। तो अगर आपको सीधा लग रहा है कि ये सर्वाइकल की वजह से है और पेशेंट को कोई खांसी भी नहीं है, सर्दी जुकाम नहीं, तब तो उसके आप दूसरे कारणों की तरफ जाएंगे कि हो सकता है इसको सर्वाइकल की वजह से हो। लेकिन अगर आप पेन पॉइंट चेक करते हैं और आपको लगता है कि गॉल ब्लैडर में दर्द है, तो ये भी एक डाउट हो सकता है कि गॉल ब्लैडर की वजह से शोल्डर में पेन आ रहा हो। अगर कोई फीमेल है और वह अभी मतलब शिकायत लेके आई है, नई नई शादी हुई है, तो वहां पर डाउट हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक्टोपिक बस्ट हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक? तो पेशेंट किस एज का है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, इससे आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि वह पेन किस वजह से है। इसमें एक और तरीका फॉलो किया जाता है कि जैसे जनरली पेशेंट आया, उसको कंधे में दर्द है, का सर्वाइकल की प्रॉब्लम, बाकी कोई हिस्ट्री नहीं, आपने सर्वाइकल का ट्रीटमेंट दिया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, तो हमें फिर दूसरी डायरेक्शन में भी सोचना पड़ेगा कि और क्या कारण हो सकते हैं जिससे इसको शोल्डर में पेन है। या तो क्या डायरेक्ट वो शोल्डर का ही पेन है या फिर वो रेफर्ड पेन है। तो ये जब आप ठीक से पकड़ेंगे तो पेशेंट के बीमारी पकड़ में आएगी और उसका सही इलाज हो पाएगा, ठीक? तो लंग्स एंड प्लूरा के अंदर अगर देखें तो निमोनिया या प्लूराइटिस होगा। अगर लोअर चेस्ट इन्फेक्शन है तो पेट दर्द होगा, अपर लंग्स में तो, अगर अपर लंग्स में प्रॉब्लम है तो शोल्डर पेन हो सकता है। फिर जैसे डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन है, लीवर में एब्सेस है, तब भी उसमें जैसे शोल्डर में पेन आने लगता है। अगला है ब्रेन एंड मेनिंजस।
इसका केस मैंने देखा था, लास्ट ईयर की बात है, एक हमारे पेशेंट के भाई साहब हैं, तो उनको जो है ब्रेन में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। तो वो डिटेक्ट बहुत बाद में हुआ, लेकिन उनकी एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, खाना कम हो रहा था, गर्दन एकदम, मैंने जब गया तो मैंने देखा कि वो एक जगह बैठ नहीं रहे, रेस्टलेस हो रखी हैं, और गर्दन इतनी कड़क हो रखी जैसे एंक्लोजिंग हो गया, लेकिन एंक्लोजिंग की कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो मेरा डाउट गया कि हो सकता है इनको ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो, या किसी तरह की कंडीशन तो है ब्रेन में जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो बाद में जब उन्होंने टेस्ट कराए, एमआरआई जैसे तैसे कराया उनको सेडेट करके, तो उनको ब्रेन के एक पार्ट में ट्यूमर निकला, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस वगैरह था। तो मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम में गर्दन, नेक में स्टिफनेस आ जाती है, और रेफर्ड पेन इन बैक एंड शोल्डर में। स्टिफनेस इतनी आ जाएगी कि आप घुमा नहीं सकते उसकी, इतनी, ऐसा लगेगा कि अगर घुमा दिया तो टूट जाएगी गर्दन, इतनी स्टिफ हो जाती है गर्दन। ठीक। तो ब्रेन एंड मेनिंजस के अगर अंतर्गत हम देखें, तो अगर मेनिंजाइटिस है तो नेक स्टिफनेस हो सकती है। ठीक है। अब इसमें भी आपको अंदाजा लगेगा कि भाई स्टिफनेस किस वजह से है, तो पेशेंट की हिस्ट्री लेने से पता चलेगा, इसलिए पेशेंट की बारीक से बारीक हिस्ट्री ली जाती है। हमारे 38 पॉइंट्स हैं हिस्ट्री फॉर्म में। तो जो लास्ट में एक पॉइंट दिया है कि भाई आप उनकी पूरी हिस्ट्री लिखेंगे, पूछेंगे कैसे हुआ, क्या क्या, तो वो उन पॉइंट से क्लियर होता है कि ये बीमारी क्यों आई और कहाँ से है और उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, इसीलिए हिस्ट्री ली जाती है। ठीक। ब्रेन एंड मेनिंजस, फिर है पेरिकार्डियम, यानी हार्ट को कवर करने वाली लेयर को पेरिकार्डियम बोला जाता है। तो अगर उसमें इन्फ्लामेशन आ जाए, ठीक है, तो पेन कहाँ जाएगा? चेस्ट, चेस्ट से लेफ्ट शोल्डर की तरफ, और ट्रेपेजियस रिज के पास में ये दर्द जाएगा। ठीक है। तो चेस्ट में वो भी लेफ्ट साइड, क्योंकि हार्ट का ज्यादातर हिस्सा लेफ्ट साइड होता है, इसलिए लेफ्ट शोल्डर में पेन। लीवर, लीवर के बारे में हमने देखा था, अगर लीवर में पस बन जाए, या हेपेटाइटिस हो जाए, या फैटी लीवर हो जाए, तो जो है राइट अपर एब्डोमन, और वहां से राइट अपर एब्डोमन से होके पेन जाएगा राइट शोल्डर तक। तो ये चीज होती है। फिर स्प्लीन, तो अगर स्प्लीनिक रप्चर हो जाए, या स्प्लीनोमेगाली हो जाए, तो जो है ये लेफ्ट शोल्डर पेन हो सकता है, जिसको केहर साइन बोला जाता है, केर साइन। इसका साइन यहाँ कंधे में भी आता है, लेफ्ट शोल्डर कंधे में जहाँ बताया है, और इसके लिए जो ट्रीटमेंट के तौर पर 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 3 रामन और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ज़्यादा दिया जाता है, जिससे ये ठीक होता है। यूरेटर का हमने देखा है, यूरेटर में अगर कोई स्टोन फंसा है, तो यहाँ पीछे फ्लैंक से होते हुए पेट में, पेट से होते हुए ग्रोइन में, ग्रोइन से होते हुए टेस्टिस की तरफ ये पेन बढ़ेगा। सो मेल में ये टेस्टिस में पेन आ सकता है, और महिलाओं में ये लेविया मेजोरा या माइनोरा की तरफ ये दर्द जा सकता है, अगर यूरेटर में स्टोन फंसा है। किडनी स्टोन है, तो आपके फ्लैंक से होते हुए एब्डोमिनल रीजन में आ सकता है पेन। फ्लैंक मतलब जो आपका कमर का जो हिस्सा है उसको फ्लैंक बोला जाता है, यहाँ के मसल्स के। ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन हो जाए, ये आपके लिए बड़ा काम करेगा, है ना, मोस्टली यूरिन इन्फेक्शन के केस में। तो यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, तो लोअर एब्डोमेन, फिर लोअर एब्डोमेन से ये पेन जाएगा पेरिनियम या यूरेथ्रा की तरफ। ठीक है। पेरिनियम एरिया किसे कहते हैं? जो एनस और टेस्टिस के जो बीच में, जहाँ कुंडलनी के बारे में जिन लोगों ने सुना हो, तो वो जो एरिया है पेरिनियम एरिया बोला जाता है। ठीक है। तो पेरिनियम या यूरेथ्रा की तरफ ये पेन जाएगा। ठीक है। ब्लैडर इन्फेक्शन है तो लोअर एब्डोमेन में दर्द आएगा, और फिर वहां से ये पेरिनियम या यूरेथ्रा की तरफ जाएगा। इस क्लास को बार बार सुनना, नहीं समझ में आए तो उसको फिर रिपीट करना, ताकि ये चीज़ याद हो जाए, और इससे हमारी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सिम्टम्स से ही कारण की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हिप जॉइंट, अगर हिप में अर्थराइटिस हो जाए, तो यह दर्द जो है हिप में होते हुए नी पेन में
कन्वर्ट हो जाता है। अब कोई पेशेंट आया, उसको नी पेन है, आप उसको घुटने का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, घुटना उसका एकदम सही है, एक्सरे में रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी जो है नी में पेन है। तो ये हिप में अर्थराइटिस भी हो सकता है, उसके हिप को भी आप चेक कर सकते हैं, उसका एक्सरे करवा के देख लीजिए। तो अगर हिप की वजह से है, हिप में अर्थराइटिस की वजह से नी पेन है, तो फिर ट्रीटमेंट किसका देना पड़ेगा? हिप का देना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ लिखा है कि बहुत कॉमन क्लिनिकल कंफ्यूजन है, बहुत सारे पेशेंट घुटने के दर्द के लिए आते हैं, पर कभी हम जो है हिप के बारे में सोचा ही नहीं कि हिप की वजह से भी नी में पेन आ सकता है। तो ये देखना जरूरी, ये रेफर्ड पेन। फिर स्पाइन में थोरेसिक नर्व, अगर थोरेसिक नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे डिस्क प्रोलैप्स हो गई, बाहर निकल गई डिस्क, तो नर्व कंप्रेशन होगा, और जिसकी वजह से चेस्ट और एब्डोमिनल वॉल में पेन। स्टमक एंड ड्यूोडेनम, अगर पेप्टिक अल्सर हुआ, कोई डिजीज है पेप्टिक अल्सर, तो इसका दर्द कहाँ आएगा? एपिगैस्ट्रिक रीजन में, यानी आपके नाभि से ऊपर का जो रीजन होता है, इसको एपिगैस्ट्रिक रीजन बोला जाता है। और यही दर्द पीछे रेफर होता है, पीठ में, ठीक इसी के पीछे। ठीक है, इसी के पीछे जो है बैक में पेन आएगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, और ये पेन रेफर करेगा बैक पेन की तरफ, पीछे पीठ में दर्द होगा। गॉल ब्लैडर का हम सभी ने देखा है। तो गॉल ब्लैडर में अगर प्रॉब्लम है, कोलसिस्टाइटिस है, या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, या कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो ये राइट शोल्डर, राइट स्कैपुला और समटाइम्स चेस्ट में भी जा सकता है। कुछ सुपर इंपॉर्टेंट स्पेशल साइन है, जिनको केयर साइन बोला जाता है। अगर स्प्लीन इंजरी होती है तो ये लेफ्ट शोल्डर में दर्द आता है, इसको केयर साइन बोला जाता है। फिर मर्फी साइन, नॉट रेफर्ड बट इम्पोर्टेंट, तो गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन के अंतर्गत देखा जाता है। बोज साइन, ये गॉल ब्लैडर है, और इसका राइट स्कैपुलर पेन होता है यहाँ पीछे स्कैपुला में, तो इसको बोज साइन बोला जाता है। फिर ग्रेस टर्नर साइन, पैनक्रियाटाइटिस के केस में ये देखा जाता है। फ्लैंक डिस्कलरेशन, यानी पीठ के पीछे का कलर में थोड़ा सा डिस्कलरेशन होता है। नॉट रेफर्ड पेन बट एग्जाम, मोस्टली ये पूछा जाता है, ये एग्जाम के हिसाब से है मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो क्रियाटाइटिस का जो पेन है पीछे पीठ में भी जाता है। अब पैटर्न बेस्ड याद कैसे रखें? तो शोल्डर पेन के क्या क्या कॉज हैं? गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन, डायफ्राम। ठीक। बैक पेन के पैनक्रियाज हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, और आयोटिक, एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म। ग्रोइन में पेन होगा, किडनी स्टोन, यूरिटर स्टोन। नी में पेन हो सक जो नी पेन है, तो उसमें रेफर्ड पेन आएगा आपका, हिप जॉइंट प्रॉब्लम की वजह से भी आ सकता है। फाइनल क्विक रिवीजन, हार्ट की वजह से लेफ्ट आर्म एंड जाम है, गॉलब्लैडर की वजह से राइट शोल्डर, स्प्लीन की वजह से लेफ्ट शोल्डर, किडनी की वजह से ग्रोइन, पैनक्रियास की वजह से बैक, और हिप की वजह से नी में पेन आ सकता है। ट्रेपेजियस रिज, ऊपर एक वर्ड आता है, तो ये क्या होता है? ट्रेपेजियस मसल कंधे और गर्दन के पीछे की बड़ी मसल्स होती है, इसका ऊपरी किनारा ट्रेपेजियस रिज बोला जाता है। एक मिनट, इसको हम यहाँ क्लियर करेंगे। एक्चुअली हमें थोड़ा ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी समझनी है, वो हम बाद में धीरे धीरे उस पर भी आएंगे। तो वो भी क्लियर करनी है, तो सारे मस्कुलर सिस्टम हैं, जो भी दूसरे सिस्टम है, उन पे भी हमें जाना है। तो जब हरि की इच्छा होगी तो वो भी हम करेंगे। ये देखिए, ये है ट्रेपेजियस मसल्स, ये आपके सामने है। तो ये जहाँ मेरा कर्सर है, पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये ट्रेपेजियस मसल, तो इसका ये ऊपरी किनारा ये होता है, ये हिस्सा है। ठीक है। ये पूरी एक मांसपेशी है।
तो हम बैक टू टॉपिक। तो ट्रेपेजियस रिज में इसका उसका ऊपरी किनारा जो होता है ट्रेपेजियस रिज बोला जाता है। सो ट्रेपेजियस मसल इसको बोला जाता है, जो बड़ी मांसपेशी, इस बस इसको याद रखिए। और ग्लूटियस मसल कहाँ होता है? ये हमारे हिप्स में होता है। तो जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको ये हम अच्छे से समझाएंगे सारे मसल्स के बारे में। सो यहाँ दर्द महसूस होना अक्सर रेफर्ड पेन होता है। पेरिकार्डाइटिस, दिल की जो पेरिकार्डियम उसमें अगर इन्फ्लामेशन आ जाए तो ट्रेपेजियस रिज में कंधे तक ये पेन जा सकता है। क्यों होता है? क्योंकि इस एरिया की नर्व सप्लाई C3 एंड C5 है। तो वही डायफ्राम और पेरिकार्डियम से भी जुड़ी होती है, इसलिए दर्द यहाँ महसूस होता है। फ्लैंक किसे कहते हैं? तो क्या होता है कि शरीर का साइड पार्ट, कमर के दोनों हिस्सों में जो साइड का हिस्सा है ना, इसको फ्लैंक बोला जाता है। ये जो अभी बर्ड ऊपर मैंने बताए थे आपको, तो वही उसका एक्सप्लेनेशन है। तो रिब और हिप के बीच का एरिया फ्लैंक कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ अगर दर्द है तो हो सकता है किडनी स्टोन हो, किडनी इन्फेक्शन हो, और पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो एग्जाम्पल, किडनी स्टोन है तो पेन शुरू होगा फ्लैंक से, फिर फैलता है एब्डोमिनल, फिर ग्रोइन, फिर आगे इस तरीके से। मर्फी साइन, ये क्या होता है? तो गॉल ब्लैडर की जो सूजन होती है, कोलसिस्टाइटिस का साइन होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं इसमें चेक करने के लिए? तो डॉक्टर पेशेंट को गहरी सांस लेने को कहता है। फिर राइट अपर एब्डोमेन जो लीवर का एरिया है उसको दबाया जाता है। राइट अपर एब्डोमेन जो गॉल ब्लैडर का एरिया जहाँ पर रहता है वहाँ। अगर पेशेंट दर्द के कारण सांस रोक दे, दैट इज कॉल्ड मर्फी साइन इज पॉजिटिव, और उसको पता चलता है कि कोलसिस्टाइटिस है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। आप भी चेक कर सकते हैं ये। आप पेशेंट को, आपके पास पेशेंट आया, आप चेक करके देखिए, अगर वो बिल्कुल छूने में ही दर्द हो रहा है तो दैट इज का, इसकी सांस भी रुक जाए इतना दर्द हो रहा है, तो ये मर्फी साइन हो सकता है। मर्फी साइन पॉजिटिव है, यानी कि कोलसिस्टाइटिस का पेशेंट है। ठीक है, इसका मतलब है गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है। अब ये एक्यूट कोलसिस्टाइटिस हो सकता है या स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पेन, या रेफर्ड पेन नहीं है, क्योंकि ये गॉल ब्लैडर के ठीक नीचे ही है, तो इसको रेफर नहीं बोला जाएगा। रेफर्ड पेन होगा जब ये कंधे में चला जाएगा, है ना। तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन साइन है, मर्फी साइन बोला जाता है इसको। क्विक कंपैरिजन, ट्रेपेजियस रिज कंधे का एरिया, यहाँ रेफर्ड पेन होता है जो कि पेरिकार्डाइटिस की वजह से, फ्लैंक में किडनी प्रॉब्लम का, और मर्फी साइन जो है गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन का। ओके। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक क्लियर होता है रेफर्ड पेन का। तो यहाँ तक रेफर्ड पेन सभी को क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले कोई डाउट है आप पूछ लीजिए, तो अपने को अनम्यूट कर सकते हैं आप। फिर हम जो है आगे इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, मेजेंट्रिक इस्कीमिया की तरफ बढ़ेंगे। हरिओम सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, एक बहुत बड़ा डाउट है। जी। ये रेफर्ड पेन कहाँ से निकाल लिया आपने? ये तो बहुत बड़ा अद्भुत 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 बताया आपने इसके बारे में, रियली हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत अप्रिशिएट जरूरी है, अप्रिशिएबल। बहुत जरूरी है। बहुत और अच्छा है। ये मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ते पढ़ते ये चीज़ आई, तो हमने कहा ये मुझे मालूम चल गई तो सबको मालूम चलना चाहिए। आप भी अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कीजिए। जी जी आइए। जी, बहुत बहुत अच्छा बताया आपने इसके बारे में। तो रेफर्ड पेन के बारे में तो किसी को, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। नहीं 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 होगा बस थोड़े बहुत चीज़ें पता थी कि भाई स्प्लीन का दर्द उस कंधे में आता है। हाँ बाकी इतनी सारी चीज़ें हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। लेकिन फिर भी हम इनको अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए, आप सब लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो उसके लिए हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। ये तो बहुत ही अप्रिशिएबल टॉपिक निकाला आपने सर। जी थैंक यू वेरी बिल्कुल, मच सर। बिल्कुल बिल्कुल। सो सभी को ये क्लियर है तो आगे बढ़ें।
सर एक छोटा सा सवाल। हाँ हाँ, पूछिए। सबसे पहले तो प्रणाम। जी प्रणाम। सर हम पूछ रहे थे, जैसे अपन है ना सडन स्ट्राइक तो नहीं होएगा ना, मतलब रेफर्ड पेन के लिए ना। एक मिनट, एक मिनट। सो डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन जो है उसके कई कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो जाए हाँ उसमें, जी, हाँ जी, हाँ इंजरी जी, हो हाँ जाए। जी सर, सॉरी। हेलो। जी बोलिए। हाँ सर, मैं कह रही थी जैसे कि रेफर्ड पेन बहुत अच्छे से समझ में आया, ये अपने डायग्नोज करने के एक नए पॉइंट्स हैं कि हम्म अगर हमारा एक शोल्डर पेन का पेन नहीं जा रहा है तो हम्म हमारा दिमाग है ना कहीं और जाना चाहिए। भी साना शोल्डर पेन का ट्रीटमेंट दे दिया इतना अच्छा, है ना, हम्म क्यों नहीं जा रहा है? तो हम्म तब हमें जाना चाहिए रेफर्ड पेन पे कि भाई कहीं और इश्यू हो सकता है। या बिल्कुल हमें या हमें है ना मतलब स्टार्टिंग से सारी क्वेरीज या फिर टेस्ट वगैरह करने चाहिए, मतलब क्या है आपका इसको लेके, क्या लॉजिक है? थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन है ये मुझे। है कि सबसे पहले जब पेशेंट आता है, जी। आपने हिस्ट्री फॉर्म भरना है। उसको ठीक है। बोलना है कि आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो भी आपको हो रहा है वो सब आपने मुझे लिखा देना है। और वो इसलिए ठीक है। लिखा देना है ताकि हम आपकी सारी समस्याओं को लिख के प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। ठीक। ठीक है। दूसरा चीज, उसके पेन पॉइंट आपको चेक करने हैं। अब पेन पॉइंट अगर आप चेक कर रहे हैं दूसरे के तो पेन माइक पॉइंट बंद कर में, रही है। तो पेन पॉइंट में जो है बहुत सारे रेफर्ड पेन की क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। अगर उसको गॉल ब्लैडर की पेन की शिकायत से आया है, अगर पेशेंट बोल रहा है इन ऑर्गन से रिलेटेड है और साथ में कह रहा है कि मुझे शोल्डर में पेन है, तो आप उसको कोरिलेट करेंगे। लेकिन अगर खाली सिर्फ शोल्डर पेन है लेकिन गॉल ब्लैडर के एरिया में नहीं है या दूसरे कोई पेन पॉइंट में नहीं है, तो फिर आप वहां सर्वाइकल के उस कंडीशन में जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमको चेक करना है। जैसे पहले डॉक्टर होते थे, आजकल ये कम ही देखने को मिलता है कि पहले आपकी नब्ज देखते थे, आपका पेट चेक करते थे। तो हमें भी इसी तरह से पेट के सभी रीजन को दबाकर चेक करना है। वहाँ टेंडरनेस है क्या, वहाँ पर गार्डिंग हो रही है क्या, वहाँ पर रिफ्लेक्स कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। पेट मुलायम है क्या। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी, इसी से ही आपको पता चलेगा। और जितनी गहरी आप हिस्ट्री लेंगे उतना बढ़िया ट्रीटमेंट होगा। ठीक है मानवी जी। हाँ जी सर, बस मैं यही कह रही थी, जैसे अपन थेरेपी में ऐसे ही करते हैं ना सर, कि अपन पहले पेन पॉइंट चेक करते हैं, बिल्कुल है ना। लेकिन है बिल्कुल। ना, जैसे बहुत सारे पेन पॉइंट्स में पेन होता है। अब हाँ जैसे जी। रेफर्ड पेन में मान लो शोल्डर पेन में, शोल्डर में पेन है तो उसका कनेक्शन जैसे गोल लिवर से है ना, बिल्कुल। बिकॉज राइट साइड है तो। हम्म, तो ना सर, सिर्फ पर्टिकुलर उस टाइम पे सिर्फ उसी एक पार्ट पे पेन नहीं होता ना। मैं इसलिए मेरे क्वेरीज आ रही है क्योंकि जैसे एक पेशेंट है, उसको ना सडन सर गर्दन में पेन आ गया, और इतना सीवियर पेन है कि उसकी गर्दन में एक ना वो जैसे ऊंट की क्या बोलते हैं उसको, हम्प, लाइक हम्म, हम्प, हम्म। है ना, यहाँ पे ऊपर जैसे सूज गया। हाँ, उसको ठीक है। बफेलो हम्प बोला जाता है इसको। हाँ जी सर, इतना मतलब उन्होंने फोटो भेजी, और जो मैं थेरेपी उनको हमेशा से देती थी वो मैंने उनको आज भी दी। तो इतना सीवियर पेन था उनके हाथ में, राइट हैंड में इतना पेन था, तो मैं इतनी श्योर थी कि जो अभी तक मैं उनको इस पेन की थेरेपी देती आई हूँ उससे इनको आराम मिल जाएगा। जी। बट शाम को मैंने कॉल आया उनका, बोले बेटा आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे पेन में रिलीफ नहीं मिला। हम्म अभी हम्म वो शोल्डर है ना, तो अभी और ये होता है कि सर उनका बिलो द चेस्ट वाला पार्ट ना बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाती है, डेली आ जाती है, मतलब थेरेपी के बाद स्टिफनेस सॉफ्टनेस आ जाती है, लेकिन सुबह उठते ही वापस स्टिफनेस आ जाती है। हाँ, तो तो फिर को इस केस में क्या हो सकता है, देखो। हम्म हम्म एक तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर गैस बहुत ज्यादा बन रही पेशेंट को, तो गैस भी रेफर करके शोल्डर में या नेक में चली जाती है, ठीक है। की वजह से पेन हो सकता है। शोल्डर में अगर ओके। पेन है तो जैसा कि हमने देखा है, अगर लेफ्ट है तो स्प्लीन है, पेरिकार्डियम है, हम्म और हम्म राइट है तो आपका गॉल ब्लैडर है, लीवर एब्सेस है, हेपेटाइटिस है, फैटी लीवर है, ये कॉज हो सकते हैं। या दोनों में ओके आ रहा है तो डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन है। अब यहाँ मैं एक ओके। चीज और क्लियर कर देता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। हम्म डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन जो क्यों होती है, तो इसमें अगर लीवर इन्लार्जमेंट हो जाए, गैस, एसिडिटी या अल्सर हो, उसकी वजह से भी डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन हो जाती है। गॉल ब्लैडर का इशू हो या सबफ्रेनिक एब्सेस हो, यानी कि डायफ्राम के नीचे इन्फेक्शन।
तो अगर पेशेंट को किसी तरह की ये कंडीशन है, तो हमने देखा है कि डायफ्राग्मेटिक सर इरिटेशन का दूसरों को पेन म्यूट यहाँ कर शोल्डर दीजिए में। प्लीज सर। अब यहाँ पर स्वेलिंग आ गई है, तो ये इंजुरी की वजह से हो सकता है, अर्थराइटिक कंडीशन की वजह से हो सकता है, या मसल स्पाज्म भी हो सकता है। ओके तो वो हमें ये चेक करना है। पेन पॉइंट आपको लग रहा है सारे क्लियर हैं, तो आप अपर रीजन पे जाइए, दूसरे कॉजेस की ओके। तरफ जाइए। अगर पेन पॉइंट सारे क्लियर हैं, किसी तरह का पेट में कोई दर्द नहीं है, नहीं है। तो वहां से फिर ग्रीन सिग्नल है कि अब आप जो है दूसरी तरफ डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। तो फिर आपको वहां पर देखना है, इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट है, या फिर सर्वाइकल का आपको एक एक्सरे निकालना है कि वहां पर प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है नर्व कंप्रेशन हो रही हो, या स्पॉन्डिलाइटिस हो गया हो, ये सारी चीजें। ओके ठीक है। ओके ओके। हाँ जी सर, सर थैंक कहीं से यू। वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है सर, थोड़ा सबको म्यूट कर देंगे तो ठीक। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया। अच्छा, इससे रिलेटेड और कोई सवाल है किसी का? तो अभी हम लोग नेक्स्ट डिजीज की तरफ बढ़े। यस लिख दीजिए। फिर हम जो है अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, या फिर अगले टॉपिक को नेक्स्ट क्लास के लिए रखना है, तो फिर हम जो है अभी फॉर्मूला पूछेंगे नहीं तो। ओके, चलिए ये नेक्स्ट डिजीज को हम लेते हैं और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद फॉर्मूले के ऊपर आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूट मेजेंट्रिक इस्कीमिया। क्या होता है ये? स्कीमिया यानी कि ब्लड का रुक जाना, किसी तरह का वहां पर क्लॉट वगैरह ऐसी कंडीशन का होना है। तो इसमें क्या रहता है, एक्यूट यानी कि अभी शुरुआती दौर में है, मेजेंट्रिक यानी कि मेजेंट्रिक आर्टरी से संबंधित होगा, और इस्कीमिया यानी कि खून में रुकावट, वहां रुकावट हो जाती है। तो आंत में खून की सप्लाई का अचानक कम या बंद हो जाना, क्या क्या कारण हो सकता है? एम्बोलिज्म, ये एक मेडिकल टर्म है एम्बोलिज्म, जो कहीं भी हो सकता है। तो एम्बोलिज्म जैसे मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीजों का मिलकर खून का थक्का बना, खून में ये बह रहा था, बहते बहते ये पहुंच गया मेजेंट्रिक आर्टरी में, जाके फंस गया। तो मेजेंट्रिक आर्टरी जहां जहां पर ब्लड सप्लाई करती है, वहां पर ये जो है ब्लड सप्लाई को रोक देता है। कभी कभी यही एम्बोलिज्म ब्रेन में जाके फंस जाता है और पैरालिसिस का कारण बनता है। ठीक। तो एम्बोलिज्म यानी थक्का कहीं और बना और फंसा कहीं और आगे, दैट इज कॉल्ड एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस, वहीं पर ही थक्का बन जाए, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहा होता रहा होता रहा, थ्रोम्बोसिस हो गया। या फिर लो ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो इतना स्लो हो गया कि वहां इजीली वहां पर खून की सप्लाई ही कम हो रही, जिसकी वजह से जो है मेजेंट्रिक इस्कीमिया हो सकता है। जैसे मेजेंट्रिक शब्द बार बार यूज होने वाला है, तो पहले हम उसकी पिक्चर देख लेते हैं, तो जिससे ये क्लेरिफाई हो जाएगा।
चलिए, ये एक पिक्चर है हमारे सामने। देखिए, सभी के सामने पिक्चर शेयर की है। तो ये आपकी एब्डोमिनल अयोर्टा है। अयोर्टा से एक ब्रांच निकली है मेजेंट्रिक आर्टरी की। तो जो ऊपर वाली मेजेंट्रिक आर्टरी होगी उसको बोला जाता है सुपीरियर, यानी कि थोड़ी ऊपर है, उसकी ब्रांच ऊपर से निकली। और एक है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जिसकी ब्रांच नीचे से निकली है। तो ये जो मेजेंट्रिक आर्टरी है ये हमारी आंतों को ब्लड सप्लाई देती है, यानी आंतों में अगर किसी तरह की समस्या है तो वहां पर मेजेंट्रिक आर्टरी से ही उसको ब्लड सप्लाई मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि उसको भी काम करना है। भले आंतों का काम है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, पर आंत को खुद को काम करने के लिए अलग से न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आंत एब्जॉर्ब कर रही है तो उसको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ना उसको खून की जरूरत है ना न्यूट्रिशन, नहीं, ऐसा नहीं है। आंतों का काम है विलाइस के माध्यम से फूड में मौजूद न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। लेकिन वो उससे खुद ताकत नहीं लेगी, उसको ताकत मिलेगी जो अयोर्टा के माध्यम से जो ब्लड आ रहा है, जो मेजेंट्रिक आर्टरी के थ्रू जो भी ब्लड में घुली हुई चीजें हैं उनसे वो खींचेगी। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई ब्लड क्लॉट हो गया, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में हो गया तो ऊपर की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो ये आते जो है काम करना स्लो कर देंगे। या इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में किसी तरह की रुकावट आ गई तो ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम का एरिया, जहां जहां पर ये जो फैली हुई है वहां पर समस्या आ सकती है। तो ये हो गया मेजेंट्रिक इस्कीमिया। तो अब ये शब्द बार बार आएगा तो आपको दिमाग में एक पिक्चर आ जाएगी कि मेजेंट्रिक आर्टरी, मेजेंट्रिक वेन भी होगी फिर, जो कि आंत के द्वारा यूज किया गया जो ब्लड है जिसमें वो अपने टॉक्सिन्स डालेगी, वो मेजेंट्रिक वेन के थ्रू आगे बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो एक तरफ शुद्ध रक्त लेके आएगी आर्टरी और शुद्ध रक्त लेके जाएगी वेन। तो इससे क्या होता है, एक्यूट मेजेंट्रिक इस्कीमिया अगर हो जाता है, वहां एम्बोलिज्म हो गया या खून का थक्का जम गया या लो ब्लड सप्लाई, तो इससे आंतों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिससे टिश्यू डैमेज हो जाता है या इन्फेक्शन की वजह से टिश्यू डेड होना शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन शब्द सुना होगा ब्रेन में जब पैरालिसिस होता है तभी। तो ये क्यों खतरनाक है? तो आंत बहुत ज्यादा ब्लड डिपेंडेंट है, इसको सबसे ज्यादा जो है ब्लड चाहिए। तो 10 से 12 घंटे तक अगर इसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिले तो नेक्रोसिस हो जाता है, यानी कि सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, टिश्यू सड़ना शुरू कर देगा, आंत सड़ने लगेगी, है ना, मरना शुरू हो जाएगी अगर 10-12 घंटे तक। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक होता है। मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, इससे मरने वालों की संख्या ज्यादा है। ठीक, पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती, क्या होता है अंदर? तो ब्लड फ्लो कम हुआ, जिससे इंटेस्टाइनल वॉल डैमेज होती है, उसकी वजह से बैक्टीरिया प्लस टॉक्सिन्स जो है लीक होना शुरू हो जाते हैं। कहाँ? ब्लड में। और बॉडी में फिर सीवियर इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होता है, किडनी, हार्ट, लीवर, और अंत में आदमी की मौत। ये कंडीशन है, ये इतना खतरनाक है एक्यूट मेजेंट्रिक इस्कीमिया। सो तीन मुख्य आर्टरीज हैं। एक तो सीलियक ट्रंक आर्टरी के द्वारा स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज और स्प्लीन को ब्लड सप्लाई दी जाती है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के द्वारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस कॉलन का बड़ा हिस्सा है। और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट को ब्लड सप्लाई दी जाती है। सो स्प्लीनिक फ्लेक्सर सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, वाटर शेड एरिया। स्प्लीनिक फ्लेक्सर, ये शब्द आपको पहली बार आया होगा, तो इसको
समझाने के लिए मुझे थोड़ा एग्जाम्पल निकालना पड़ेगा इसके लिए। ये बहुत जबरदस्त है, और मैं अभी यहाँ बताने वाला हूँ कि गुरुजी की क्या सोच रही होगी। आपको बड़ा अमेजिंग लगेगा जानकर। बहुत अच्छा, दिल से धन्यवाद निकलेगा। और ये जो मैं बात बताने वाला हूँ, ये बड़ी ही प्रैक्टिकल बात आपके साथ में शेयर करूँगा। पिक्चर सभी को क्लियर है? यस लिख दीजिए चैट में। सो ये जो स्प्लीनिक फ्लेक्सर का एरिया है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, जहां मेरा कर्सर है, ये कॉर्नर पे है। अब आप ध्यान दीजिए, इसी कॉर्नर पर जो है हमारा कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट भी है। और जब हम कॉन्स्टिपेशन को पॉइंट देते हैं तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है। और मैंने कई बार अनुभव किया है, पिछले साल मुझे लूज मोशन हुए थे, तो इसी स्प्लिनिक फ्लेक्सर के एरिया में जब लूज मोशन लगते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी झरने की तरह बह रहा हो। इस एरिया में शायद कुछ ऐसा है कि जहां पर वाटर रिलीज होता है बहुत ज्यादा मात्रा, जो कि कब्ज नहीं होने देता है या लूज मोशन के टाइम पे फ्लश आउट का काम करता है। और यहाँ पर जो लिखा है वाटर शेड एरिया, यानी कि यहाँ पानी का एरिया है, एक तरह से वाटर शेड एरिया है। और ये बड़ा सेंसिटिव एरिया, इसे लूज मोशन जब लगते हैं तो पेट में गुड़गुड़ाहट आपको इसी एरिया में ज्यादा मालूम होगी। तब मैं इसको कनेक्ट कर पाया कि शायद गुरुजी ये बात जानते थे और इसीलिए ये कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट इसी तरफ आया। ठीक है। और नहीं तो फिर इसको राइट साइड डाल देते, पर राइट साइड वो चीज नहीं है, वो लेफ्ट साइड स्प्लिनिक फ्लेक्सर, जो कि कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट और जो स्प्लीन का पॉइंट है वो इसको उकसाता है। जिससे कॉन्स्टिपेशन में आपने लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट जो देते हैं, वहां पर आप ये दोनों पॉइंट देखेंगे, कॉन्स्टिपेशन पॉइंट उसके बाद स्प्लीन का पॉइंट। ठीक है, या स्प्लीन के बाद कॉन्स्टिपेशन, जो भी है। तो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट में इन दोनों पॉइंट का यूज किया गया, जो कहीं ना कहीं इस स्प्लीनिक फ्लेक्सर को उकसाते होंगे, और जिससे जो है वहां पर इंटेस्टाइन में वाटर जो है रिलीज होता होगा, और जो है फिर कॉन्स्टिपेशन में ये आराम देता है। तो ये एक चीज मैं कोरिलेट कर पाया कि शायद ये एक चीज हो सकती है, शायद नहीं, मुझे तो इस पे 100% कॉन्फिडेंस है कि यही होगा। इसमें और रिसर्च की जाए और पता चले तो ये और क्लियर हो जाएगा। यस सर, बहुत अच्छी, बहुत नई चीज और सोचने वाली चीज है ये तो, लॉजिकली। जी, इसके बारे में मैं और देखता हूँ, ये क्या इसके बारे में बोला जा रहा है। स्प्लिनिक फ्लेक्सर, तो ये ट्रांसफर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन के बीच का हिस्सा है। और गैस अक्सर यहीं आके फंसती है कई लोगों को, और यहाँ पर ब्लड सप्लाई रिलेटिवली कम होती, इसलिए सेंसिटिव एरिया है। और इसकी वजह से जो है लेफ्ट साइड पेन भी हो सकता है। तो ये एकदम शार्प टर्निंग एरिया भी है ये चीज़। तो जो भी वहाँ व्यवस्था की गई है कि भाई यहाँ टर्निंग है, यहाँ कॉन्स्टिपेशन का चांस है, तो शायद ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट उधर काम करता होगा। बाकी इसमें और रिसर्च की ज़रूरत है, तो चीज़ें हमें और आगे क्लियर होगी, ढूंढेंगे इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक तो मुझे ये लगता है कि स्प्लेनिक फ्लेक्चर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन में भी
उसको सॉल्व करने में अपना रोल प्ले करता ही होगा, क्योंकि ये मैंने स्वयं ने अनुभव किया कि जब भी लूज मोशन होता है तो इसी एरिया में ऐसा लगता है कि पानी यहीं से ही ज़्यादा बन रहा है और कहीं फील नहीं होता है। ये मैं 2 से 3 बार महसूस कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी को लूज मोशन हो तो आप ये चीज़ अनुभव करके देखिए, तो शायद इस बात में थोड़ी सच्चाई सामने निकल के आए। चलिए थोड़ा सा और बचा है, इसको क्लियर कर लेते हैं। स्प्लिनिक फ्लेक्सर, सो कॉजेज क्या है? एक्यूट मेजेंट्रिक इस्कीमिया यानी कि ब्लड फ्लो रुकने के क्या कॉज हो सकते हैं? तो एक तो आर्टेरियल कॉज के तौर पे देखें तो एम्बोलिज्म, कहीं से क्लॉट बन के आया और फंस गया वो, या थ्रोम्बोसिस, वहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, वहां पर प्लेक जमा हो जाए किसी तरह का, आपका कोलेस्ट्रॉल का जो है धीरे धीरे वॉल को कमजोर करके वहां एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए। वीनस कॉज में क्या हो सकता है? मेजेंट्रिक वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। नॉन अकल्सिव कॉज में शॉक या लो बीपी की वजह से हो सकता है। एज अगर 50 अबव है तो उन लोगों में ये लो बीपी की वजह से भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या होगा? बहुत तेज दर्द होगा, और लेकिन पेट सॉफ्ट होगा, ज़्यादा टेंडरनेस नहीं होगी इसमें, पेट में कड़कपन नहीं होगा, लेकिन तेज दर्द होगा अर्ली स्टेज में। लेट स्टेज में क्या हो जाएगी? पेरिटोनाइटिस हो जाएगी, जिसकी वजह से गार्डिंग रिजिडिटी होगी, और बॉवेल साउंड इसमें नहीं आएगा। स्टूल में खून आ सकता है और शॉक में पेशेंट जा सकता है। पेन पैटर्न आर्टेरियल एम्बोलिज्म में अचानक पेन आएगा सडनली। वीनस थ्रोम्बोसिस धीरे धीरे आएगा। थ्रोम्बोसिस होगा तो धीरे धीरे हिस्ट्री पोस्ट मील पेन यानी खाने के बाद दर्द होगा। गोल्डन रूल, क्लिनिकल डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए सीटी स्कैन वगैरह किया जा सकता है। सबसे बेस्ट टेस्ट जो है सीटी स्कैन में ही क्लियर हो जाएगा, या फिर इसके लिए आर्टरी का टेस्ट भी कर सकते हैं। डीवीटी वगैरह पता लगाने के लिए भी किया जाता है। सो इसमें ये देखिए, मेजेंट्रिक एंजियोग्राफी टेस्ट सबसे बढ़िया ये रहेगा। तो इसमें एंजियोग्राफी करके पता लगा देंगे कि वहाँ पर ये कंडीशन है क्या। अदर टेस्ट सीटी स्कैन जैसे मैंने बोला, एक्सरे है। अच्छा, आपको जैसे ना किसी किसी को, अभी रिसेंटली एक पेशेंट के मेरे पास आए तो उनको आईबीडी था। तो आईबीडी के केस में कभी कभी ये होता है कि स्टूल फंस जाता है। अब लेकिन पेशेंट को खाना पच नहीं रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, आप कैसे पता लगाएंगे स्टूल फंस गया? तो उसके लिए एक्सरे करा के देखें। एक्सरे में जो है स्टूल अगर फंसा हुआ है तो वो साफ दिखता है कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो फिर उसके लिए डॉक्टर के पास भेज के उसको एनीमा वगैरह लगवाना चाहिए। एक्सरे कहाँ का कराएंगे सर? ये एब्डोमन का, एब्डोमन का। एब्डोमेन के एक्सरे में पता चल जाएगा स्टूल फंसा हुआ है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एब्डोमेन का एक्सरे, हाँ जी हाँ जी। सोनोग्राफी नहीं? सोनोग्राफी अलग है, अलग सोनोग्राफी में नहीं उतना दिखेगी। हाँ। इसके लिए एक्सरे आप लेंगे तो सब बोन भी दिख जाता। कभी कभी आपने देखा होगा ना, जैसे कमर के एक्सरे लेते हैं तो जो मोशन पास करके नहीं आते तो थोड़ा वहाँ मोशन भी दिखता है। ये अगर आप एक्सरे देखते हैं पेशेंट का तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अगर स्टूल ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटेस्टाइन में रुकावट है, तो ये एक्सरे से देखी जा सकती है। फिर लैक्टेट, ये एंजाइम जो है बढ़े हुए मिलेंगे, फिर डॉपलर टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट का इंतजार मत करो, अगर सस्पिशियन, अगर आपका डाउट स्ट्रांग है तो सीधा पेशेंट को इमरजेंसी में भेजिए। डिले करेंगे डेथ का रिस्क ज़्यादा है। ठीक। क्लॉट निकालने के लिए एम्बोलेक्टोमी, काट के उसको क्लॉट को निकाल सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर है। और इंटेस्टाइन के, ये लास्ट ईयर, शायद लास्ट ईयर या 2 साल की बात है, मुझे याद नहीं है। एक हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है, दिल्ली तरफ के कोई थे, उनके बेटे को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आंत सड़ने लगी, तो डॉक्टर ने उसको काट के अलग किया। ये होता है। सो बहुत कोशिश की उन्होंने ट्रीटमेंट से निकालने के, पर नहीं हो पाया, तो फिर डॉक्टर ने डिसीजन लेके उसको जो है, क्योंकि उसके एंजाइम भी बढ़ने लगे थे, पैनक्रियाटाइटिस होने लगा था, तो ये कंडीशन थी। फिर वेसोलाइट डायलेटर देंगे अगर वहाँ पर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, और थ्रोम्बोलाइसिस एंजियोग्राफी के द्वारा थ्रो वहीं पे उसको गलाना।
और हेपरिन या वारफेरिन, जो भी मोस्टली यही ट्रीटमेंट होता है ब्लड क्लॉट का, कि या तो हेपरिन देंगे या वारफेरिन। न्यूरोथेरेपी में हम कौन सा हेपरिन दे सकते हैं इसके लिए? बताइए कौन सा हेपरिन देंगे इसके लिए, अगर मेजेंट्रिक इस्कीमिया हो गया है तो? अनम्यूट करके बताइए। बहुत अच्छा हेपरिन गुरुजी ने बनाया इसके लिए। 10 मेडुला। हम्म। 10 मेडुला। ए एप्रिल। उस हेपरिन का नाम क्या है? एक्स एप्रिल। एक्स हेपरिन, ठीक है। तो एक्स हेपरिन इसमें हम दे सकते हैं, बाकी पी हेपरिन तो काम करेगा कहीं भी क्लॉट है ना। और अगर ज़्यादा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो मल्टी हेपरिन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नसों को चौड़ा भी करेगा, कैल्शिफिकेशन भी हटाएगा, प्लेक भी हटा देगा। अगर लग रहा है कि प्लेक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आपका 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 है, 10.2 थायराइड वगैरह दिया जा सकता है। सो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने बचे हुए रेफर्ड पेन के बारे में देखा और एक्यूट मेजेंट्रिक इस्कीमिया के बारे में देखा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हरिओम सर, लास्ट बट सब। मन जो है ना ये पिक्चर, उसको थोड़ा एक बार दिखा देंगे एक बार। हाँ, 1 मिनट, मैं जरा इसमें आपको पिक्चर दिखा रही और ये मेजेंट्रिक वाली। हाँ, अभी जो लगी हुई है ना, इससे पहले क्या जो था। हाँ हाँ, ये देखिए, यही है। नहीं नहीं, इसके बाद की थी वो तो। अच्छा, ओके, देखते हैं इसके बाद की उसके बाद में जो पीपीटी है ना आपका, लास्ट लास्ट बट वन, लास्ट अच्छा, से पहले वाला। तो पिक्चर बता रहे हैं या नोट्स बताना है? नहीं, नोट्स में जो पीपीटी का पार्ट है ना, जो आपकी फोटो और गुरुजी की फोटो से पहले वाला जो अच्छा, ओके, 1 मिनट, उसको शेयर करता हूँ। है। ये है समरी। हाँ जी, हाँ जी। यही पूछ रहे थे ना, ये अपने जी जी हेपरिन जी। वारफेरिन की बात की, फिर प्रोग्नोसिस हाँ में जी। वही बताया गया है कि अर्ली ट्रीटमेंट सर्वाइवल अच्छा है। हाँ, एग्जाम की हाँ, दिखाना का एग्जाम एग्जाम की की point। पॉइंट्स के तौर पे तो इसमें पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, क्लासिक साइन, एज अगर 50 से ज़्यादा है और सडनली पेन आएगा तो सस्पेक्ट हो सकता है ये। जी जी। एंजियोग्राफी टेस्ट कराना, डिले जो है डेंजरस हो सकता है, तो अर्ली सर्जरी लाइफ सेविंग हो सकती है इसमें। सीवियर पेन प्लस सॉफ्ट एब्डोमन, यहाँ सॉफ्ट एब्डोमन सबसे बड़ी की है। पेन सीवियर और पेट एकदम सॉफ्ट है, तो मेजेंट्रिक इस्कीमिया हो सकता है। ठीक है। जी जी, थैंक यू सर। ओके, चलिए सभी का बहुत बहुत नमस्कार। अभी आप जाएंगे नहीं, मैं आपसे फॉर्मूला पूछूंगा। अभी मैं फिलहाल रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।